एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन के काइंड्स देख रहे हैं, जहाँ पे हमने अभी तक 8 प्रकार के प्रोनाउन देख लिए हैं। हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखा था, उसके बाद हमने पोजेसिव देखा, रिफ्लेक्सिव देखा, एम्फैटिक प्रोनाउन देख लिया हमने, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लिया, फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन देख लिया हमने, फिर हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लिया है। अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं देखा और रेसिप्रोकल को नहीं देखा। बाकी की चर्चा हमने डिटेल में पिछले पार्ट में कर ली है। आज हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हमने कहा था कि आपको अगर ये याद रखना है तो आप इनके नाम को ध्यान से उनकी मीनिंग देखेंगे और मीनिंग के आधार पे आप इनके कार्य को निर्धारित कर सकते हैं और कार्य के आधार पे ही इनका नाम हुआ है कि क्या कार्य करते हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पे आ जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक वर्ड आने वाला है जो नाउन को हटा करके आएगा उसके स्थान पे, इसलिए प्रोनाउन कहा जाएगा। और इसके साथ में उसका प्रकार भी डिफाइन है कि वो रिलेटिव होगा। रिलेटिव एडजेक्टिव वर्ड है जिसका वर्ब फॉर्म है रिलेट। रिलेट का मतलब है कि दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में कनेक्शन स्थापित करना या कोई संबंध प्रदर्शित करना। तो ये क्या करेगा, यानी हम एक नाउन को हटा करके उसकी जगह पे एक वर्ड लाएंगे और वो वर्ड क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा, यानी संबंध स्थापित करने का कार्य करेगा। या तो दो वर्ड के बीच में करेगा, या हम देखेंगे दो क्लास के बीच में करेगा। वो संबंध स्थापित करने का भी कार्य करेगा और साथ ही वो नाउन को भी रिप्लेस करेगा। तो ऐसा जो प्रोनाउन होगा, इसीलिए हम उसको प्रोनाउन भी कहेंगे। और कैसा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, हम ये प्रोनाउन देखेंगे, इनके एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझ लेते हैं। ये प्रोनाउन किस तरीके से किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ प्रोनाउन है हु, हुम, हुज। ये 3 फॉर्म हैं किसके, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रयोग होते हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट के स्थान पर स्थित नाउन को रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, हु आएगा। और विशेष रूप से ये क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। विशेष लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये सभी के लिए प्रयोग किए जाएंगे, जानवरों के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे। ये विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी मानव जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हु हो गया सब्जेक्टिव केस वाले नाउन को रिप्लेस करेगा, हुम ऑब्जेक्टिव केस वाले नाउन को रिप्लेस करेगा, हुज पॉजेसिव केस वाले नाउन को रिप्लेस करेगा। और हम देखेंगे कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उनके लिए विच और वाट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। और ये दैट जो है और एज जो है, ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। जैसा हमने कहा कि हु जो है वो किसी ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग होगा और सब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्लेस करेगा। चलिए हम सीधे पहले बात करते हैं, उल्टा आकर के यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए द मैन, यानी वह आदमी, हु केम टू मी स्टरडे, यानी जो मुझसे कल मिला था, वाज ब्लाइंड, वो क्या था, वो अंधा था। ये 2 सेंटेंस से मिला करके बनाया गया है। 2 सेंटेंस। अच्छा, हमने पहले ही इसकी, जब हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था तब हमने वहाँ क्लाज की बात की थी। क्लाज क्या होता है, क्लाज होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, शब्दों का एक ऐसा समूह, वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और क्या, एक उसके अनुसार ही एक वर्ब होती है जिसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यदि एक फाइनाइट वर्ब और उसके साथ में उसका सब्जेक्ट अगर आ जाता है तो एक क्लाज का निर्माण हो जाता है। और अगर हमारे पूरे सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है तो उसे हम एक क्लाज का सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हम अगर अगर एक ही सेंटेंस में हमारे एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आई है तो वो हमारा सेंटेंस जो होता है एक से अधिक क्लाज से मिलके बना होता है। इसकी हमने चर्चा पहले भी की थी, यहाँ भी देख लें हम। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ूं, यानी कि इसमें देखिए 2 फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब हमारी दिख रही है यहाँ केम, और दूसरी फाइनाइट वर्ब दिख रही है वाज। जमा यहाँ पे दूसरी फाइनाइट वर्ब वाज है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में 2 क्लाज हैं। एक क्लाज हमारी क्या है, अगर ये केम है तो इसके ठीक पहले क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा, यानी हु इसका सब्जेक्ट है। देखिए हु इसका सब्जेक्ट है और
सब्जेक्ट है तो ये केम का प्रेडिकेट पार्ट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, जहाँ तक अब दूसरी वर्ब नहीं मिल जाती। तो ये हमारा एक क्लास का निर्माण ये कर रहा है जहाँ पे हु सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट का पार्ट है। और दूसरी जो क्लास है हमारी वो देखिए, वो क्लास का सब्जेक्ट यहाँ है और प्रेडिकेट का पार्ट ये है हमारा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग करें तो देखिए, हम देखिए क्या कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे द मैन केम टू मी स्टरडे, देखिए ये हु, हम देखेंगे पहले इनको अलग अलग देख लें। द मैन केम टू मी स्टरडे यानी वह आदमी मुझसे कल मिला था, मतलब मेरे पास कल आया था कल। द मैन वाज ब्लाइंड, वह आदमी क्या था, ब्लाइंड था। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस देखिए, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब, ये दोनों क्या है, ये फुल स्टॉप यहाँ लग रहा है। तो जहाँ फुल स्टॉप लग जाता है वहीं एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये सेंटेंस हमारा एक फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस है, यानी एक क्लाज का सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। ऐसे ही ये वाला भी हमारा क्या है, ये भी सिंपल सेंटेंस है चूँकि एक ही फाइनाइट वर्ब है। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं इसमें कॉमन चीज़ लूँगा कि इसमें कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ कॉमन हो रहा है ये सब्जेक्ट वाला पार्ट। देखिए दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यानी मैं किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वह व्यक्ति कल मेरे पास आया था, वह व्यक्ति अंधा था, हम ये कह रहे हैं। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ूँ तो दो तरीके से जोड़ सकता हूँ। अगर हिंदी में आप कहें तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे वह आदमी जो कल मेरे पास आया था अंधा था। या तो ये कह लीजिए आप, या आप ये कह सकते हैं कि भाई वह आदमी जो अंधा था कल मेरे पास आया था, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप अगर इसे जोड़ने चलते हैं तो देखिए कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर हिंदी में ही देखिए आप क्या करें, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं। पहले हम वो व्यक्ति कह रहे हैं वह आदमी के बाद क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं। चाहे आप अगर इस वाले सेंटेंस को रखते हैं तो कहेंगे वह आदमी जो अंधा था, आप ये कह रहे हैं। या आप ऐसे उठाते हैं कि वह आदमी जो कल मुझसे मिला था, यानी कल मेरे पास आया था, कह लीजिए आप। तो जैसे ही आप दोनों, चूंकि कॉमन हो रहा है सब्जेक्ट यहाँ पे, तो सब्जेक्ट का जैसे ही आप नाम ले रहे हैं उसके बाद ही आप जोड़ने का उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही इंग्लिश में देखिए यहाँ कैसे जोड़ा गया, वह आदमी, जैसे हम कहते द मैन कह लिया हमने। द मैन के बाद हमने क्या कहा कि एक पूरा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि जो मेरे पास कल आया था। देखिए ये, तो ये वाला सेंटेंस जैसे आपने उठाया कहाँ से, मान लीजिए सब्जेक्ट आपने उठाया यहाँ से, सब्जेक्ट दूसरे वाला हमारा सिंपल सेंटेंस था वहाँ से उठाया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये वाला सेंटेंस पूरा रखना चाहा, ये आपने रखना चाहा। जब आपने ये रखना चाहा तभी आपको समझ में आया कि भाई अगर मैं ये सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट हमने ले लिया, पहले तो हमने इसका सब्जेक्ट ले लिया और सब्जेक्ट ले करके इसके प्रेडिकेट वाले पार्ट को छोड़ क्यों दिया है हमने, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसी व्यक्ति के बारे में कुछ पहले बोल देने वाला हूँ, तब कहूँगा अंधा था। जैसे मैं कहने वाला हूँ वह आदमी जो कल मुझसे मिला था, तो इसी आदमी के बारे में आप क्या कुछ बोलने वाले हो, इसलिए हमने इसका सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद प्रेडिकेट वाले पार्ट को भी छोड़ रखा है, पहले मैं इस आदमी के बारे में कुछ बोल लूँ कि भाई वह आदमी। अब दूसरा सेंटेंस मैंने रख लिया जोड़ने के लिए, देखिए ये रख लिया हमने, जो कल मुझसे मिला था। तो अगर मैं इसके बाद अगर ये पूरा सेंटेंस रख देता तो देखिए ये द मैन के बाद ये द मैन फिर से रिपीट हो जाता है एक तो पहली बात तो हमें रिपीटिशन रोकनी है, किसकी, नाउन की रिपीटिशन को रोकना है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस वाले जो ये नाउन था इसको हमने रिप्लेस करना चाहा। रिप्लेस करने के लिए हमने एक वर्ड लाया, क्या वर्ड लाया, ये वर्ड लाया हु ही क्यों लाया, यहाँ पे हमने हु ही क्यों लाया, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस का, जिस सेंटेंस को हम यहाँ रखने वाले हैं उसके सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। और जब सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस लगना चाहिए। और ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग है, यानी किसी मानव जाति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लगाएंगे सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, हु लगाएंगे, इसलिए हमने हु लगाया, एक नया वर्ड आ गया। उसके बाद हमने सब कुछ वही रखा, हु केम टू मी स्टरडे। अब ये वाली बात पूरी कंप्लीट हो गई। अब जो पहले सेंटेंस का हमने सब्जेक्ट रखा था उस सब्जेक्ट के बाद हमने उसकी प्रेडिकेट पार्ट को उठा कर रख दिया। देखिए
अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि क्या हम ऐसा भाई दूसरे वाले को हम तोड़ के कर सकते हैं? नहीं, आप पहले वाले भी क्यों तोड़ के कर सकते थे। जैसे आप यहाँ पहले मान लीजिए, इसका पहले आपने उठा लिया, मान लीजिए द मैन आपने उठा लिया। द मैन के बाद आप क्या कीजिए, द मैन के बाद इस वाले दूसरी क्लास को पूरा रख लीजिए। पूरा रखने के लिए क्या करेंगे, द मैन, इसके लिए इसको रख नहीं सकते तो यहाँ क्या लगाएंगे, हु, क्योंकि यहाँ भी आप सब्जेक्ट वाले को रिप्लेस कर रहे हैं। द मैन हु वाज ब्लाइंड आप कर लीजिए, आपने पूरा ये रख लिया, हु वाज ब्लाइंड। अब आप रख लीजिए दूसरे का प्रेडिकेट, केम टू मी स्टरडे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तब भी वही सेंस देगा। तो इस तरीके से यदि आप देखिए यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पर हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा है, और जोड़ते समय हमने देखा कि मैं जो बोलने वाला हूँ किसके बारे में बोलने वाला हूँ। यानी क्या मैं दोनों सेंटेंस में देखिए जिसके बारे में बोलने वाला, मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को तोड़ रहा हूँ, इसके बाद इस वाली क्लास को रखना चाहता हूँ, तो इस वाले क्लास का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलना है हमें, तो यानी सब्जेक्ट वाले को हटा रहा हूँ, इसलिए सब्जेक्टिव केस रखा है हमने। भाई इसका ये हटा कर, चूंकि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, हमने सब्जेक्टिव केस रखा था। उसके बाद पूरा क्लास पूरा कर लेने के बाद हमने क्या किया, इसका प्रेडिकेट हिस्सा रखा। और ऐसा इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग क्यों किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है आपका। इसको अलग इसलिए किया, जैसे आप कहेंगे कि भाई इसका आपने क्या किया, ठीक है आपने रिप्लेस किया सब्जेक्ट वाले, दूसरे वाले क्लास के सब्जेक्ट को रिप्लेस किया, लेकिन आपने इसको अलग अलग क्यों कर दिया, इस वाले क्लास का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट क्यों अलग कर दिया। ऐसा इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा जब तक हम इस व्यक्ति के बारे में बोलने वाले हैं, इस व्यक्ति के बारे में बोलने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं उसका नाम लेते ही उसके बाद ही बोलना पड़ेगा। हम उसका प्रेडिकेट वाला हिस्सा नहीं ले सकते, अगर प्रेडिकेट वाला हिस्सा लेंगे तो मीनिंग सही से नहीं निकलेगी। भाई हिंदी में भी आप बोलते हो, वो आप व्यक्ति जो आपका मित्र है, कल मुझसे मिला था, ऐसे बोलते हो ना आपने। जैसे ही वो व्यक्ति का नाम लिया, वह व्यक्ति, फिर आप उसके बारे में एक पूरे सेंटेंस के माध्यम से बोलते हो, जो आपका मित्र है, मुझसे कल मार्केट मिला था, आप ऐसे बोलते हो। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, दूसरी क्लास को ठीक उस सब्जेक्ट के बाद ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी क्लास ये बता रही है। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। चलिए, अब ये तो हुआ हमने उस क्लास का सब्जेक्ट को रिप्लेस किया। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में है क्या, जैसे ये देखिए ये सेंटेंस है, अगर हम उल्टा पढ़ें, पहले सेंटेंस को देख लें तब उसको पढ़ें। चलिए हम पहले देख लेते हैं। पहले हमने दो अलग अलग सेंटेंस रखे हुए हैं। द वुमेन वाज वेरी वीक, हम कह रहे हैं वह वुमेन जो थी, वह वुमेन बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी एक क्लास वाला सेंटेंस हो गया। अगला देखिए आप, अगले में आप देखेंगे यू शा, यहाँ पे भी एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये भी देखिए आगे कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो एक ही फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस है, तो आप इसे भी कहेंगे सिंपल सेंटेंस है, यानी एक ही क्लास वाला सेंटेंस है। तो आप कहेंगे यू शा वुमेन स्टरडे, यानी आपने देखा था उस वुमेन को स्टरडे। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए दोनों सेंटेंस में क्या चीज़ कॉमन हो रही है, कॉमन हो रही है ये वह वुमेन देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बन रही है, लेकिन इस वाले में ऑब्जेक्ट बन जा रही है, क्योंकि वर्ब के बाद आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट बन जा रही है। तो पहले वाले में तो सब्जेक्ट हुई, दूसरे वाले में क्या हुई, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट हो गई। तो भाई अब हम इसको बनाने वाले हैं इस तरीके से कि भाई हम लेंगे, देखो तोड़ेंगे इस वाले को, इसको तोड़ेंगे, इस पहले वाले सेंटेंस को तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले का मतलब क्या है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम इस, चूँकि पहले सेंटेंस में वुमेन को सब्जेक्ट बनाया गया है, अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरे वाले सेंटेंस से बनाएं, क्योंकि हम भाई पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कुछ बोला गया है उसके बारे में, तो हम पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट उठाया हमने, तो हमने किया द वुमेन। और अगली क्लास में रखने वाला हूँ इसके बाद, चूँकि इसका प्रेडिकेट हिस्सा बाद में रखूँगा जब ये पूरी क्लास रख लूँगा तब, क्योंकि इस वुमेन के बारे में इसमें कुछ बोला जा रहा है दूसरी सेंटेंस में। हम कह रहे हैं वाह वुमेन, अब कहेंगे जिसको तुमने कल देखा था, देखने का कार्य कौन कर रहा है, यू, यानी सब्जेक्ट अलग है, उसको देखा जा रहा है। देखिए जो हमारा कॉमन चीज़ मिल रहा है उसे देखा जा रहा है, वुमेन को देखा जा रहा है, जिसको तुमने कल देखा था। तो जिसको देखा था, तो देखिए अब हम रखने वाले हैं ये क्लास, ये वाला पूरी क्लास रखेंगे, क्योंकि जोड़ने के क्रम में ये पूरी क्लास रखेंगे। जब ये पूरी क्लास रखेंगे हम,
तब हम यहाँ देखेंगे भाई चूंकि जिसको रिप्लेस करने वाले हैं वो है वुमेन, वो है क्या, द वुमेन, और वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट के स्थान वाले नाउन को आप हटा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। तो द वुमेन रखा हमने इसका सब्जेक्ट। उसके बाद हमने इसको रिप्लेस किया, चूँकि रिप्लेस करने के क्रम में देखिए द वुमेन पहले ही इसका सब्जेक्ट भी प्रयोग हो चुका है, तो एक ही सेंटेंस में एक नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो हमने एक तो रिपीटिशन को रोका, दूसरे नंबर हमने रिपीटिशन को रोकने के क्रम में ऑब्जेक्टिव केस को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वाले नाउन को हम नहीं लाना चाहते हैं तो हमने क्या लगाया, हुम लगाया। द वुमेन हुम, और सब्जेक्ट कौन बन रहा था, यू बन रहा था। हुम यू सा स्टरडे, जिसको तुमने कल देखा था। अब इसका प्रेडिकेट वाला हिस्सा रख दिया, वाज वेरी वीक, वाज वेरी वीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ऐसा वर्ड आया यहाँ पे जिसने क्या किया, दो क्लाजों को जोड़ भी दिया और साथ में क्या किया, इसने नाउन के रिपीटिशन को भी रोक दिया। दूसरे क्लाज का जो नाउन था द वुमेन, इसके रिपीटिशन को रोक दिया चूँकि ये पहले वाले क्लाज में यहाँ हमने प्रयोग किया हुआ है। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, और कब ऑब्जेक्टिव और कब सब्जेक्टिव केस लगाया जाता है यहाँ पे हम जान सकते हैं। अगला देखते हैं पॉजिटिव केस कब लगाते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस देख रहे हैं, द बॉय सिट्स बिसाइड मी, यानी वह लड़का मेरे बगल में बैठता है। हमने कहा वह लड़का मेरे बगल में बैठता है। आगे हम कह रहे हैं, यहाँ इस लड़के के बारे में हमने बताया कि वह लड़का मेरे बगल में बैठता है। अब हम आगे कह रहे हैं, आगे वाले सेंटेंस कह रहे हैं उसके फादर के बारे में बात बता रहे हैं। उसके पिताजी क्या हैं, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसके पिताजी एक क्या है, डॉक्टर हैं। तो अब दूसरे वाले सेंटेंस में उस लड़के के पिताजी के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ देखिए रिलेशन बताया गया और ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। यदि आप पॉजेसिव केस के प्रोनाउन को हटा करके वहाँ पे वर्ड लगाते हैं तो आप वहाँ पॉजेसिव केस वाला लगाएंगे। हमने कहा पॉजेसिव केस का जो यहाँ प्रोनाउन हम कह लें या एडजेक्टिव कह लें जो लगाने वाले हैं, हमने कहा था हुज प्रयोग होगा। तो देखिए पहले हमने, अब हम ये जो हमारी ये क्लाज है इसे तोड़ने वाले हैं, जोड़ने के क्रम में इसे तोड़ने वाले हैं, क्योंकि बताया किसके बारे में जा रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, पहले हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ रखा द बॉय, उसके बाद इसका प्रेडिकेट पार्ट हमने रख लिया अलग। पहले हम इस क्लाज को यहाँ सेट कर लेंगे जोड़ने के क्रम में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी क्लाज में इसके बारे में बोला जा रहा है। तो भाई अब इसके हमने इसका नाम लिया पहले द बॉय यानी वह लड़का, फिर अब कहेंगे जिसके पिताजी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव केस वाले हमने नाउन को रिप्लेस किया, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव केस वाला रखा हुज, हुज फादर इज अ डॉक्टर। अब ये क्लास पूरी हो गई, तो उसके बाद हमने क्या रखा, इसका प्रेडिकेट पार्ट रखा, सिट्स बिसाइड मी, यानी वह लड़का जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं मेरे बगल में बैठता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप उस क्लास को तोड़ेंगे, आप उस क्लास को तोड़ेंगे जिस क्लास के बारे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप उस नाउन के ठीक बगल में रखेंगे, आप उस नाउन के ठीक बगल में प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए दूसरी वाली क्लास रखेंगे जिस नाउन के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। जैसे फिर से हम एक बार अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें तो इस सेंटेंस में हम दोनों कर सकते हैं। देखिए यहाँ यही सब्जेक्ट है, इसमें भी वही सब्जेक्ट है, तो यहाँ आप दोनों में से किसी भी क्लाज को तोड़ करके और दूसरी क्लाज को रख करके आप उसके बाद बना सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ द मैन के बाद हमने क्या किया, ये वाली क्लाज यहाँ फिट कर दी, ये दूसरी वाली क्लाज इसकी जगह हमने हु प्रयोग करके बीच में रख दी, उसके बाद हमने ये इसका प्रेडिकेट रख लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इसके सब्जेक्ट रख करके तब आप हु लगा करके ये पूरी क्लास रख करके, मतलब यहाँ आप इसको तोड़ करके कर सकते थे द मैन, उसके बाद अब ये रख सकते थे द मैन हु वाज ब्लाइंड, उसके बाद केम टू मी स्टरडे, ऐसा भी बना सकते थे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वही था, आप सब्जेक्ट को ही रिप्लेस कर रहे थे और सब्जेक्ट सेम था। लेकिन दूसरे सेंटेंस देखिए आपको यहाँ पे, आप अगर वुमेन यहाँ ले रहे हैं और दूसरे में तो ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो आप अगर इसे सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको इसी के माध्यम से बनाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ हमारा जो ये रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम कह रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन के ठीक बगल में रहता है जिस नाउन के लिए उसका प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पहले ऑब्जर्व कीजिए ये क्या है, हु किसके लिए आया है, इसी के लिए आया है। हु का मतलब है यही इसके आने वाला पहले नाउन, और इसी के हिसाब से ये हु का मतलब आप समझेंगे ही कि ये व्यक्ति को दर्शा रहा है, क्योंकि इसने इसी को रिप्लेस किया है। आगे आप यहाँ देखेंगे ऐसे, देखिए इसीलिए उसके बगल में भी रहता है हमेशा। तो देखिए द वुमेन है, वुमेन के बाद देखिए ये जो हुम आ रहा है ये वुमेन के लिए ही आया है, इसीलिए इसके बगल में रखा गया है। ऐसे द बॉय के बाद देखिए जो हु जा रहा है वो इस बॉय का ही पोजीशन दर्शा रहा है यहाँ पे,
तो इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। चलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे इससे संबंधित बहुत गलतियाँ दी जाती हैं, वो गलतियाँ हम जो है जब हम कम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल का पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, वर्ड का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम नाउन देख चुके हैं और उसके बाद प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन में हम यहाँ पे काइंड्स भी देखते जा रहे हैं ताकि थोड़ी समझ हमारी बेहतर हो जाए, ताकि हम आगे की बातें कर पाएँ बेहतर रूप में। कम्पिटिटिव रूल्स जब देखेंगे तब वहाँ पे हम और बेहतर बात कर पाएँ। आगे हम देखते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रयोग होता है। अभी हमने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में वाट प्रयोग हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में विच का भी प्रयोग हो सकता है। और ऑफ विच जो है ये क्या है, ये पोजीशन को दिखाने के लिए सिर्फ किसका प्रयोग होता है, ऑफ विच करके प्रयोग होता है। यानी विच को ऐसे प्रयोग किया जाएगा, ऑफ के बाद लगाया जाएगा उसे। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष रूप से ह्यूमन बीइंग के लिए आपको हु, हुम, हुज का प्रयोग करना है, और आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए वाट, विच और ऑफ विच का प्रयोग करना है। चलिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमने एक सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ रखा है। एक देखिए ये एक सेंटेंस है, द स्टोरी इज इंस्पायरिंग, यानी यह हम कह रहे हैं वह स्टोरी क्या है, इंस्पायरिंग है, यानी कि प्रेरणादायक है। यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब यानी ये सिंपल सेंटेंस है एक ही क्लास का। अगला है द स्टोरी, देखिए फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो जा रहा है। द स्टोरी टीच अस, यानी वह स्टोरी हमें टीच करती है, हमें सिखाती है, मतलब हमें पढ़ाती है क्या, द लेसन ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ दोनों में क्या है, दोनों में आपको सब्जेक्ट सेम मिल गया। तो आप इसमें से किसी को भी तोड़ करके, जैसे आप इसके बाद अगर इसका प्रेडिकेट अलग कर लिए तो उसके बाद अब ये पूरा सेंटेंस यानी ये वाली क्लास पूरी रख सकते हैं। जैसे द स्टोरी, उसके बाद द स्टोरी के लिए आप क्या रिप्लेस करने वाले हैं, सब्जेक्ट रिप्लेस करने वाले हैं। सब्जेक्ट जो क्या रखेंगे, आप विच रख लीजिए, तो विच रखेंगे। द स्टोरी विच, अब हमने कहा इसको मैं इसमें तोड़ रहा हूँ उसके बाद बना रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हमने ले लिया, सब्जेक्ट लिया द स्टोरी इसका। फिर हमने इस क्लास के लिए द स्टोरी के लिए विच, विच टीच अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, उसके बाद इसका प्रेडिकेट रख दिया इज इंस्पायरिंग। या आप इसे तोड़ करके बना सकते हैं। चलिए इसे मैंने तोड़ लिया, द स्टोरी, द स्टोरी के बाद ये पूरा क्लास रखूँगा, तो ये वाला तो नाउन हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए रखूँगा विच। तो हमने रखा द स्टोरी विच इज इंस्पायरिंग, ये रख दिया हमने। उसके बाद अब इसका प्रेडिकेट रख दूंगा टीच अस द लेसन ऑफ मोरालिटी। तो देखिए यहाँ पे एक ही बनाया हमने, द स्टोरी, यानी हमने इसको पहले तोड़ा, इसको द स्टोरी, स्टोरी के बाद इस वाली पूरी क्लास को रखा गया। तो इस स्टोरी ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हमने रखा विच यहाँ पे, विच टीच अस द लेसन ऑफ मोरालिटी। अब इसका प्रेडिकेट रख दिया इज इंस्पायरिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे भी आपने देखा विच एक ऐसा वर्ड है जिसने ये वाली जो क्लास थी इसके साथ इस वाली क्लास को जोड़ने का कार्य किया, इसलिए रिलेटिव हो गया। दूसरे नंबर इसने दूसरी क्लास के जो नाउन था उसको रिपीटिशन को रोका, इसलिए प्रोनाउन भी हो गया, उसकी जगह पे आया। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, द पेन इज चीप। हम कह रहे हैं द पेन इज चीप, यानी वह पेन सस्ती है। आई बाट द पेन, मैंने उस पेन को खरीदा था। तो देखिए यहाँ तो ये सब्जेक्ट बना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हम इस सेंटेंस बनाएंगे कहाँ से, इसी को तोड़ के बनाएंगे, इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करेंगे। इसके सब्जेक्ट के बाद क्योंकि इसके सब्जेक्ट के बारे में ही दूसरे सेंटेंस बताया जा रहा है, क्योंकि दूसरे में ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे क्या होगा, दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो अब हमारे पास ऑप्शन रहा क्या कि जो सब्जेक्ट बना है उसी वाले को तोड़ें, यहाँ से तोड़ें। तो हमने द पेन, जैसे यहाँ पे द पेन को इसके सब्जेक्ट को लिया, उसके बाद इसके लिए लिया, देखो इसके लिए विच रख लिया, यानी द पेन के लिए विच रख लिया। और हाँ यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ तो इस क्लास में या इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे जैसे ही हमने यहाँ एक वर्ड ले आया हूँ वो जोड़ने का भी कार्य कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पहले आ जाएगा। देखिए इस क्रम में क्या था, अगर मैं इसकी जगह प्रयोग कर रहा हूँ तो विच तो यहाँ होना चाहिए, तो होना चाहिए आई वाट विच होना चाहिए, लेकिन ये विच पहले आ जाएगा, तो विच आ जाएगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये पेन के लिए ये प्रयोग हो रहा है, इसके नज़दीक होना चाहिए। विच हो गया, उसके बाद बाकी चीज़ें बची हुई वो यहाँ हो जाएंगी, विच आई बॉट, उसके बाद इसका प्रेडिकेट आ जाएगा इच चीप। पढ़ने के क्रम आप यहाँ है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इसका सब्जेक्ट यहाँ रहता है, इसकी वर्ब यहाँ रहती है, इस क्लास की प्रेडिकेट पार्ट यहाँ रहता है, और इसी के लिए
यही पेन जो है, यानी ये जो रिलेटिव हमारा प्रोनाउन बन रहा है ये इसी पेन के लिए है, यानी ये विच का मतलब है ये पेन ही, और ये अगली क्लास में देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है चूँकि यहाँ सब्जेक्ट अवेलेबल है आई बार। तो इस तरीके से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। भाई यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कब सब्जेक्टिव केस में है कब ऑब्जेक्टिव केस में है, वो सेंटेंस में किस तरह प्रयोग हुआ है उसके आधार पे ही आप निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगले सेंटेंस देखिए, जैसे ये है अगला सेंटेंस। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वाट के बारे में। वाट कब प्रयोग होता है? ज़्यादातर विच प्रयोग होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों केस में विच प्रयोग होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में वाट भी प्रयोग होता है। चलिए वाट का एक प्रयोग देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहले सेंटेंस देखिए, यू नीड क्या फ्रूट, यानी तुम्हें आवश्यकता है क्या फ्रूट्स की, तुम्हें फ्रूट्स की आवश्यकता है हम कह रहे हैं। और अगले सेंटेंस कह रहे हैं फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, हम के फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे स्रोत हैं किसके, फाइबर्स के, ये हम कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है। अब हम किसको रिप्लेस करने वाले, देखिए यहाँ हम फ्रूट को ही रिप्लेस करने वाले हैं। यहाँ फ्रूट को रिप्लेस करने वाले क्या है, हम फ्रूट की जगह पे एक वर्ड नया प्रयोग करेंगे, नया वर्ड प्रयोग करेंगे। अगले सेंटेंस देखिए जो हम जोड़ के बनाएंगे वो इस तरीके के बनेगा कि फ्रूट उसमें आ भी नहीं रहा है। तो पहली बात तो इसको एकदम से रिप्लेस कर दे जो जगह, जैसे वाट, वाट प्रयोग हो गया, ये वाट इस फूड के लिए आया वाट। उसके बाद हमने ये वाला रखा वाट यू नीड, देखिए यहाँ पे ये भी रिप्लेस हो गया। अब देखेंगे वाट यू नीड, यानी तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, तुम्हें हम कह रहे हैं तुम्हें जो आवश्यकता है। उसके बाद देखिए ये इस दूसरे वाले का प्रेडिकेट हम रख लें, देखो ये, यानी ये सब्जेक्ट हमारा इसके लिए भी बन जा रहा है, आर गुड सोर्सेस ऑफ फाइबर। वैसे ये वाला थोड़ा जटिल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम जब डिटेल में पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे हमारा ये पूरा का पूरा इसके लिए, देखिए इसके लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये प्रेडिकेट हिस्सा हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हिस्सा हो गया। अभी हम जब देखेंगे सेंटेंस को देख लेंगे, जब हम देख लेंगे, जब हम आएंगे कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो एक क्लास भी उसका सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा पूरा क्लास जो है ये इस वाले के लिए, मतलब ये पूरे सेंटेंस के लिए ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट पार्ट है, जो कि सब्जेक्ट पार्ट ही अपने आप में एक क्लास है, जहाँ पे यू सब्जेक्ट है, नीड जो है ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर मीनिंग के हिसाब से देखेंगे, वाट यू नीड यानी तुम्हें जिसकी आवश्यकता है, आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, वे क्या हैं, गुड मतलब फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। तो यानी वाट नहीं, यहाँ कुल मिला के कह लीजिए आपने फ्रूट को रिप्लेस किया यहाँ पे। शायद आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि फ्रेज के लेवल पे, मतलब ये क्लास के लेवल पे जा करके सब्जेक्ट हमारा जो है एक क्लास ही बन जा रही है। तो हम ये क्लास को जब बेहतर रूप से समझ लेंगे तब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे यहाँ पे आप इतना समझिए, फ्रूट को इसने रिप्लेस किया है, जो वाट है उसने फ्रूट को रिप्लेस किया, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, वाट यू नीड यानी तुम्हें जिसकी आवश्यकता है। तो जिसकी किसकी आवश्यकता है, देखिए फ्रूट की, ये क्या है, ये हैं अच्छे स्रोत हैं फाइबर्स के। तो देखिए इस क्लास में क्या गायब हुआ, फ्रूट गायब हुआ, और इस क्लास में क्या गायब हुआ, इसमें भी फ्रूट गायब हुआ। तो चूंकि इसका देखिए यू नीड यहाँ है, तो यहाँ वाले भी फ्रूट के लिए, यहाँ वाले भी फ्रूट के लिए एक ही वर्ड है क्या, वाट, जो कि इस वाले क्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और इस वाले क्लास के लिए क्या है, देखिए इस वाले क्लास के लिए, इसके लिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं भाई ये ही इसके लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ऐसे कह लीजिए आप, क्योंकि भाई ये एक क्लास हो गई, ये इसके लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगला हम देख लेते हैं, जब हमने कहा था पॉजिटिव केस कैसे प्रयोग होता है। जैसे हम कह रहे हैं द हाउस ऑफ विच द डोर इज वीक इज अनसेफ। देखिए ये कहा जा रहा है वह घर जिसका जिसका दरवाज़ा क्या है, कमज़ोर है। तो ये देखिए डोर किसका बता रहा है, इस घर का। तो पोजीशन दर्शाने के लिए विच, ऑफ विच करके लगाएंगे। ये हाउस पे पोजीशन दर्शाने के लिए क्या दिखाया गया, द हाउस ऑफ विच, यानी वह घर जिसका डोर क्या है, यानी इस घर का पोजीशन किस पे दर्शाना है, डोर पे। हम कहना चाहते थे उस घर का दरवाज़ा, लेकिन कैसे प्रयोग करेंगे,
उस घर जिसका पोजीशन दर्शाना है उसको लिखेंगे, उसके बाद ऑफ विच लगाएंगे, फिर जिस पर पोजीशन दर्शाना है वो रखेंगे। तब रखेंगे ऑफ विच द डोर इज वीक इज अनसेफ। तो यहाँ पे कह सकते हैं द हाउस इज अनसेफ, यानी ये जो इस हाउस को द हाउस इज अनसेफ और इस वाले को यहाँ पे जोड़ा गया है ऑफ विच द डोर इज वीक। तो इस तरीके से जोड़ा गया। थोड़ा ही जटिल सेंटेंस है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप जब तक क्लास सही से नहीं अलग कर पाएंगे तब तक समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी ये समझने का प्रयास आपको करना होगा कि कौन सा वर्ड कौन सा कार्य कर रहा है। ये चीज़ें आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी जानने का प्रयास करना होगा, तभी आप ये सब चीज़ें जान पाएंगे। आगे हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमने कहा कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है वो है दैट और एज। दैट जो है हमारा ये प्रयोग होता है हमेशा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है। एज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव अ पैरेट, पूरी क्लास हो गई। देखिए आई हैव अ पैरेट यानी मेरे पास एक क्या, मेरे पास एक तोता है। अब देखिए पूरी क्लास हो गई। दैट टॉक्स ऑल डे, जो पूरे पूरे दिन बात करता है, हम कह रहे हैं पूरे दिन टॉक्स करता है यानी बात करता है। तो ये दैट आया है इसके पैरेट के लिए। तो पैरेट क्या है, पैरेट तो वैसे लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने कहा कि जो हमारा हु है, हु लगता है, इसे विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये तो क्या है, ये एक वर्ड है। तो ऐसे केस में समस्या ना हो इसके लिए क्या है, आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए दैट का प्रयोग करना बेहतर रहता है। ऐसे जैसे ये हो गया द हाउस दैट यू बॉट लास्ट ईयर, वह घर जिसे तुमने लास्ट ईयर खरीदा था इज वेरी बिग। यहाँ पे आप देखिए इसका, देखिए ये क्लास कहाँ है, ये है सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट हिस्सा यहाँ है और इस घर के बारे में कुछ बताना था, एक क्लास ले आए हम यहाँ पे देखिए, और इसी घर के लिए ये दैट आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम क्या प्रयोग कर सकते थे, विच भी प्रयोग कर सकते थे। देखिए विच प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन आप यहाँ दैट भी प्रयोग कर लिए तब भी यहाँ पे गलत नहीं है सेंटेंस। तो अब यहाँ पे देखिए अगला देखिए दिस इज द मैन, यानी दिस इज द मैन यानी यह वह आदमी है दैट केम हेयर स्टरडे, जो कल यहाँ आया था। तो आदमी के साथ आप हु भी लगा सकते हैं, यहाँ हु केम हेयर स्टरडे ये भी लगा सकते हैं आप, दैट भी लगा, यानी आप जो है दैट का प्रयोग जहाँ पे हु का प्रयोग कर रहे हैं और जहाँ पे विच का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है। ये हमने देखा, हमने समझने का प्रयास किया, चूँकि जो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन यही होते हैं, हम कंजंक्शन को भी पढ़ेंगे और कंजंक्शन को जब जान जाएंगे तब आप बेहतर रूप में जान पाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत जटिल होते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना जान गए तब आप जो है किसी भी पैसेज को पढ़ करके उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। ये चीज़ें समझ लीजिए, इंग्लिश का पूरा यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ शामिल हो जाती हैं। ये चीज़ हम तब समझ पाएंगे जब पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर रूप में आप समझ चुके होंगे। तो हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है। आगे हम जब देखेंगे, जब हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे उसके बाद हम फ्रेज के लेवल पे आएंगे, फ्रेज देखेंगे। फ्रेज के बाद हम जब क्लास देखेंगे फिर से तब हम इसे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पैसेज के लेवल तक, पढ़ने के लेवल तक आना है। तो हम आगे देख लेते हैं। अब अगला जो प्रोनाउन है हमारा, वो प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है। इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है रेसिप्रोकेट, और रेसिप्रोकेट का मतलब होता है टू बिहेव आर फील, यानी टूवर्ड्स समवन, यानी किसी की तरफ क्या करना, किसी की ओर, या कह ले किसी से व्यवहार करना या अनुभव करना। टू बिहेव या टू फील टूवर्ड्स समवन इन द सेम वे एज दे बिहेव आर फील टूवर्ड्स यू, यानी कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कैसा फील कर रहा है या कैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है, ठीक उसी तरीके से आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार या अनुभव करें। इसका मतलब होता है क्या, परस्पर जैसा वो आपके साथ कर रहा है वैसा आप उसके साथ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को कहते हैं क्या, रेसिप्रोकेट करना।
ये हुआ वर्ब है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब किसी व्यक्ति के साथ में वैसा ही व्यवहार करना या उसके लिए वैसा ही अनुभव करना जैसा वो आपके लिए करता है या आपके साथ व्यवहार करता है, ये होता है रेसिप्रोकेट करना। तो रेसिप्रोकेट में ही दिख रहा है क्या, परस्पर वाला भाव, कि परस्पर वो जैसा व्यवहार करेगा आप साथ वैसा आप उसके साथ व्यवहार करते हैं, या वो जैसा आपके बारे में अनुभव करेगा वैसा आप उसके बारे में अनुभव करेंगे। ये रेसिप्रोकेट है। रेसिप्रोकेट से ही बना हुआ है रेसिप्रोकल यानी एडजेक्टिव। यानी हम कह लें ये क्या है, ये एक ऐसा वर्ड होगा जो नाउन को रिप्लेस भी करेगा और नाउन की जगह पे आ करके क्या करेगा, ये बताएगा कि सामने वाला, यानी यहाँ आप समझ लीजिए पेयर की ज़रूरत होगी, यहाँ पेयर में आएंगे, ये पेयर वाले नाउन को रिप्लेस करेगा आप कह लीजिए। यानी दो नाउन रहेंगे या दो से अधिक नाउन रहेंगे, तो अगर दो नाउन हैं तो पहला नाउन दूसरे वाले नाउन के खिलाफ जैसे करेगा वही चीज़ करेगा जो पहला वाला नाउन दूसरे वाले के खिलाफ कर रहा है और दूसरा वाला जो पहले के खिलाफ कर रहा है। वैसा ही जो वर्ब के माध्यम से जो एक्शन बताया जाएगा वो वैसा पहला वाला दूसरे के खिलाफ करेगा, दूसरा वाला पहले के खिलाफ करेगा, ऐसा दिखाया जाएगा। और अगर दो से अधिक लोग हैं तो क्या होगा, दो से अधिक लोग हैं तो समझ लीजिए आप ग्रुप में, कि अगर ग्रुप बना लीजिए कि एक ग्रुप में कुछ लोग हैं दूसरे ग्रुप में कुछ लोग हैं, या एक ग्रुप में एक लोग है दूसरे ग्रुप में कई लोग हैं, तो ये पहला वाला दूसरे के खिलाफ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे ये वाला इसके साथ व्यवहार कर रहा है। इन परस्पर वाली भावना होगी। चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज। अब देखिए यहाँ दो लोग हैं, हम जो देखने वाले हैं यहाँ देखिए दो लोग हैं, यहाँ पे है बोथ द बॉयज यानी बोथ यानी दोनों, वे दोनों लड़के, तो अब इन दोनों के लिए प्रयोग होने वाला है। क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज करते हैं यानी आलोचना करते हैं। बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज, तो एक दूसरे करना चाहिए इसलिए ईच अदर आया, यानी ये ईच अदर इन्हीं दोनों लड़कों के लिए आया हुआ है। अगर दो की बात होती है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से अधिक लोग रहें, दे मतलब ढेर सारे लोग हैं, दे शुड लव वन एनदर, यानी ये वन एनदर किसको घूम के बता रहा है, इन्हीं को, और परस्पर वाली भावना दे रहा है कि उन्हें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, यानी उन सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो जब ऐसा भाव होगा, देखिए ये जो ये वर्ड आया हुआ है ये वन एनदर और ये ईच अदर, ये क्या किसको एक प्रकार से रिप्लेस किया हुआ है, किसको, इस वाले नाउन को, यानी इसी नाउन के लिए आया हुआ है, आप ये कह लीजिए इसी नाउन के लिए आया हुआ है। और कौन सा भाव दे रहा है, ये वर्ब के माध्यम से जो चीज़ दिखाई जा रही है उसी एक्शन को ये बता रहा है कि भाई दोनों आपस में वही चीज़ कर रहे हैं। जैसे क्रिटिसाइज करना हुआ, वर्ब के माध्यम से एक्शन दिखाया गया क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज करना किसकी, पहला दूसरे कर रहा है दूसरा पहले कर रहा है, दो लोग हैं तो ईच अदर लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये वर्ब के माध्यम से प्यार करना हुआ, तो प्यार करना तो उसमें जितने लोग हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो एक से अधिक मतलब दो से अधिक लोग हैं, वन अनदर हमने लगाया, तो वन अनदर किसके लिए आया, इन्हीं के लिए आया। और यहाँ पे ये जो ईच अदर आया ये इन्हीं के लिए आया। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हमने प्रोनाउन देख लिए। प्रोनाउन में हमने टोटल क्या जाना, प्रोनाउन का निष्कर्ष ये निकला, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है कह लीजिए आप, या यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे कि नाउन के बारे में कह लीजिए, नाउन की जगह पे आता है कह लीजिए आप, या नाउन के लिए आता है आप कह लीजिए, किसी नाउन के लिए आता है। बेहतर होगा ये कि आपके नाउन की जगह पे न कह क्या कीजिए, किसी नाउन के लिए यदि कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है, नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नाउन भी देखिए सेंटेंस नाउन भी आया और इसी नाउन के लिए प्रयोग किया गया। ऐसे हमने देखा था रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव हो गया या हम कह लें इम्फेटिक हो गया, वो भी तो साथ में ही रहता है, यानी नाउन भी प्रयोग हुआ रहता है और उसके साथ में वो भी रहता है। तो इसका मतलब हम कह लें कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। अब वो सेंटेंस में कौन सा कार्य कर रहा होता है उसके आधार पे उसका काइंड्स डिफाइन हो जाता है कि भाई वो कौन से प्रकार का नाउन है। कुल हमने देखा कि वो कुल 10 प्रकार के कार्य कर सकता है। इस आधार पे प्रोनाउन के 10 टाइप हो गए, हमने 10 काइंड्स उसके पढ़े, 10 टाइप्स के नाउन हुए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे, इनका हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे सेंटेंस में, आगे हम देखते रहेंगे। तो हमने प्रोनाउन देख लिया है। नाउन हमने देखा, नाउन एक ऐसा, नाउन क्या है, किसी भी
पर्सन, प्लेस या थिंग क्या क्या है, नाम है, नाउन देखा हमने। फिर नाउन, प्रोनाउन देखा हमने। प्रोनाउन क्या है, किसी नाउन के लिए प्रयोग किया गया कोई शब्द, वो क्या है, वो प्रोनाउन है। अब हम अगला पार्ट देखेंगे अपना, जो वर्ड का तीसरा रूप है, वो क्या है, वर्ड का तीसरा रूप है एडजेक्टिव। तो अगले पार्ट में हम एडजेक्टिव देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं।